है ना। हमने कल ब्रायोफाइटा के बारे में पढ़ा था, हमने इससे पिछले वाले वीडियो में, और उससे पहले हमने शैवाल के बारे में पढ़ा था। आज है टेरिडोफाइटा। तो देखो टेरिडोफाइटा है असंवहनी पुष्पोद्भिद, असंवहनी पुष्पोद्भिद स्थलज पादप वर्ग है। टेरिडोफाइटा में स्पष्ट रूप से पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। ये इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में हम बात कर रहे हैं कि भाई एक पुष्पोद्भिद स्थल पादप वर्ग है, ठीक है, और इनमें स्पष्ट रूप से पीढ़ियों का एकांतरण पाया जाता है। इन्हें पादप वर्ग का रेप्टेलिया यानी सरीसृप भी कहा जाता है। और एस बीर को भारतीय टेरिडोफाइटा का जनक माना जाता है। इसको बी को भारतीय टेरिडोफाइटा का जनक माना जाता है। उन्होंने इसके बारे में काफी रिसर्च किया है, खोजबीन की है भारत में पाए जाने वाले टेरिडोफाइटा के बारे में, इसलिए बी को भारतीय टेरिडोफाइटा का जनक कहा जाता है। इनमें संवहनी तंत्र पाया जाता है जो कि आदिम प्रकार का है, काफी प्राचीन प्रकार का, आदिम प्रकार का, यानी बहुत आज से लाखों समय पूर्व जो संवहनी तंत्र पाया जाता था, वैसा का वैसा संवहनी तंत्र आज भी टेरिडोफाइटा में पाया जाता है। आदि में बहुत प्राचीन प्रकार का संवहनी तंत्र इसके अंदर पाया जाता है। फिर इनमें आंतरिक संवहन तंत्र भी होता है, जिनमें जाइलम व फ्लोएम प्रमुख रूप से होते हैं। जाइलम और फ्लोएम ये क्या है? आंतरिक संवहन तंत्र के उदाहरण हैं, जाइलम और फ्लोएम। इसके अलावा इसकी विशेषताओं की बात की जाए तो इसमें और क्या विशेषता है कि इनमें जड़ व पत्तियां स्पष्ट रूप से पाई जाती है। देखो ब्रायोफाइटा में नहीं थी, स्पष्ट रूप से पत्तियां और जड़ें नहीं पाई जा रही थी। जड़ों की जैसे एक संरचना पाई जा रही थी जिसे हम मूलाभास कहते थे, राइजोइड्स, मूलाभास, है ना, किसमें? ब्रायोफाइटा में। लेकिन टेरिडोफाइटा में जड़ और पत्तियां स्पष्ट रूप से पाई जाती है। इसके अलावा पत्तियों पर उपत्वचा तथा रंध्र, स्टोमेटा, रंध्र भी उपस्थित होते हैं। पत्तियों पर एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है, जिन्हें क्या कहते हैं? बीजाणुधानियां कहा जाता है।
इन बीजाणुधानियों में क्या बोलते हैं, बीजाणु निर्मित होते हैं। इन बीजाणुधानियों में बीजाणु निर्मित होते हैं जो अंकुरित होकर गैमेटोफाइट या प्रोथैलस कहलाते हैं। ठीक है, अब इतनी चीज एक वापस एक बार देखते हैं अपन। टेरिडोफाइट क्या होते हैं, असंवहनी अपुष्पोद्भिद स्थलित पादप वर्ग है। इनमें स्पष्ट रूप से क्या पाई जाती है, पीढ़ी एकांतरण। स्थलज है, स्थल में पाए जाने वाले हैं, ठीक है, स्थलज स्थल पर पाए जाने वाले हैं, और इनमें स्पष्ट रूप से पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। और इन्हें पादप वर्ग का क्या कहते हैं, रेप्टिलिया या सरीसृप भी कहा जाता है। इन्हें पादप वर्ग का क्या कहते हैं, सरीसृप। ठीक है, एस वील को भारतीय टेरिडोफाइटा का जनक माना जाता है, क्योंकि उन्होंने इसके बारे में काफी रिसर्च किया था, खोजबीन की थी एस वील ने, इसलिए इन्हें भारतीय टेरिडोफाइटा का जनक कहा जाता है। इनमें संवहनी तंत्र पाया जाता है जो कि क्या है, आदिम प्रकार का है, यानी काफी प्राचीन प्रकार का संवहन तंत्र आज भी इनके अंदर उपस्थित है। इनमें आंतरिक संवहन तंत्र जाइलम और फ्लोएम, ठीक है, वो भी इनके अंदर उपस्थित होते हैं। और इनमें जड़ में पत्तियां स्पष्ट रूप से पाई जाती हैं। ब्रायोफाइटा में ऐसा नहीं था, लेकिन टेरिडोफाइटा में जड़ और पत्तियां स्पष्ट रूप से पाई जाती हैं। और पत्तियों पर उपकोशिका भी होती है और रंध्र भी क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। और पत्तियों में एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है जिन्हें बीजाणुधानियां कहा जाता है। क्या कहते हैं, बीजाणुधानियां कहते हैं। और इन बीजाणुधानियों में क्या निर्मित होते हैं, बीजाणुओं का निर्माण होता है, बीजाणु बनते हैं, और जो अंकुरित होकर गैमेटोफाइट या प्रोथैलस कहलाते हैं। जो बीजाणुधानियों में बीजाणु होते हैं, उनके अंकुरण के पश्चात वो बीजाणु ना कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, गैमेटोफाइट कहलाते हैं या प्रोथैलस कहलाते हैं। आगे देखिए, युग्मकोद विधि पीढ़ी के बीजाणु बीजाणुविद पीढ़ी की अपेक्षा आकार में छोटे होते हैं तथा आर्द्रता वाले स्थान पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ठीक है, इसके अलावा अलग अलग वर्गों में जो प्रोथैलस है, प्रोथैलस गैमेटोफाइट से बोलते हैं। अलग अलग वर्गों में प्रोथैलस का आकार भी भिन्न भिन्न होता है। जैसे फर्न में यह हृदयाकार होता है, जबकि लाइकोपोडियम में यह बेलनाकार होता है। कैसा होता है ये, बेलनाकार। तो प्रोथैलस का आकार अलग अलग वर्गों में, टेरिडोफाइटा के जो अलग अलग वर्ग हैं उनमें अलग अलग प्रकार का होता है। फर्न में ये हृदयाकार होता है और लाइकोपोडियम में कैसा होता है, ये बेलनाकार होता है। जब कभी
प्रोथैलस में पर्णहरित नहीं पाया जाता तो उसे किसी दूसरे पादप पर अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता है। कब? जब प्रोथैलस में पर्णहरित नहीं होगा तो फिर वो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएगा और अपना जीवन है किसी दूसरे पादप पर जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर रहा है उस पर ये डिपेंडेंट हो जाएगा, है ना, उस पर ये क्या हो जाएगा, ये आश्रित हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा क्या विशेषता हो गई कि भाई ये बेलनाकार है, अच्छा, प्रोथैलस में पर्णहरित नहीं पाया जाता है और दूसरे पादप अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और अच्छा, इसके अलावा ये जो पर्णहरित होते हैं युग्मोद्भिद के प्रोथैलस हरा एवं स्वपोषित होता है। कैसे होता है ये? स्वपोषित। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पर्णहरित होता है। कुछ ही केसों में ऐसा होता है जब पर्णहरित नहीं उपस्थित होता, अदरवाइज इनके अंदर पर्णहरित होता है और इसीलिए क्या होते हैं, स्वपोषित होते हैं। अच्छा, टेरिडोफाइटा में जो जन्नांग होते हैं, जन्नांग चाहे वो स्त्रीधारी हो या जो पुंगड़ू हो, वो कहां पर मिलेंगे? जन्नांग प्रोथैलस पर मिलते हैं, प्रोथैलस पर मिलते हैं। ठीक है, अब बात अलग अलग की बात आती है कि जो आपके पूंधानी है, पूंधानी, ठीक है, पूंधानी प्रोथैलस के ऊतकों में धंसी रहती है। अच्छा, पूंधानी को क्या कहते हैं? नरजन्नांग वाला भाग, स्त्रीधानी को मादा जन्नांग, पूंधानी क्या हो गई? नरजन्नांग। तो जो नरजन्नांग है वो प्रोथैलस के ऊतकों में क्या होते हैं? धंसी रहती है और इनमें प्रत्येक पूंधानी में 2 या अधिक शुक्राणु होते हैं, 2 या अधिक शुक्राणु होते हैं। इसी प्रकार स्त्रीधानी का आधार भाग या आधार लग्न यानी बेसमेंट, उसके नीचे का जो भाग है आधार लग्न है, वह तो प्रोथैलस में धंसा रहता है, परंतु इसका जो ग्रीवा भाग है, ग्रीवा भाग वह बाहर निकला रहता है इसके प्रोथैलस के। अब देखो यहां पर ये जो आपका पूंधानी है वो तो क्या पूरा का पूरा प्रोथैलस के ऊतकों में धंसा हुआ है, लेकिन जो स्त्रीधानी है, जो मादा जन्नांग है, उसका जो बेसमेंट है, आधार लग्न है, जो नीचे का बेस है ना, नीचे का जो बेस है वो तो प्रोथैलस में धंसा रहेगा और उसकी जो ग्रीवा है वो बाहर निकली रहेगी। तो हम सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ये जो स्त्रीधानी है वो आधी तो प्रोथैलस में धंसी हुई रहेगी और कुछ हिस्सा उसका क्या होगा? प्रोथैलस से बाहर निकला रहता है। ठीक है, तो आधा हिस्सा धंसा हुआ रहेगा और इसका जो ग्रीवा भाग है वो बाहर निकला रहता है। इसमें अंड कोशिका में क्या होते हैं? अंडाणु होते हैं, अंडाणु होते हैं।
नर युग्मक यानी शुक्राणु का मादा युग्मक क्या हो गया? अंडाणु। मादा युग्मक अंडाणु से संयोजन होता है तो जाइगोट यानी युग्मनज का निर्माण होता है। इसका निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। और ये कैसा होता है? डिप्लॉइड, द्विगुणित होता है। द्विगुणित क्यों होता है? कल हमने चर्चा की थी कि भाई शुक्राणु एक गुणित होगा, अंडाणु भी एक गुणित होगा। जब एक गुणित आपस में मिलेंगे, संयोग करेंगे तो क्या बनेगा? निषेचन की क्रिया होगी यानी युग्मनज बनेगा। ठीक है। और जो बनने वाला युग्मनज है या जाइगोट बन रहा है वो कैसा होगा? वो द्विगुणित होगा, 2n होगा। ठीक है। और इस द्विगुणित युग्मनज से ही आगे फिर क्या होता है? नया पौधा विकसित हो जाता है। नया पौधा विकसित होता है। एक चीज और है इसके अंदर कि ये जो टेरिडोफाइटा है वो 350 मिलियन वर्ष पूर्व से पाए जाते हैं। यानी इनकी जो आयु है वो कितनी है? 350 मिलियन वर्ष। 350 मिलियन वर्ष। इतने तभी तो हमने देखा ना कि भाई इनका जो संवहनी तंत्र है वो कैसा है? आदिम प्रकार का। वो आदिम प्रकार का हमने इसे लिखा है। क्यों? क्योंकि ये जो इनकी जो आयु है वो बहुत अधिक है। टेरिडोफाइटा की बहुत प्राचीन समय से ये पृथ्वी पर क्या है? उपलब्ध हैं। 350 मिलियन वर्ष पूर्व से ये क्या होते हैं? टेरिडोफाइटा ये पाए जा रहे हैं। ठीक है। तो इसमें युग्मोद्भिद पीढ़ी के बीजाणुयुक्त पीढ़ी के अपेक्षा आकार में क्या होते हैं? छोटे होते हैं। और ये अधिक आर्द्रता वाले स्थान या नमी वाले स्थान पर ये अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अलग अलग वर्गों में जो प्रोथेलस का आकार है वो क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। फर्न के अंदर ये क्या कैसा होता है? प्रोथेलस हृदय के आकार का होता है। जबकि लाइकोपीडियम ये कैसा हो जाता है? ये बेलनाकार होता है। जब प्रोथेलस में पर्णहरित नहीं पाया जाता है तो तभी क्या करते हैं? अपना जीवन फिर किसी दूसरे टेरिडोफाइटा के सहारे अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और जो प्रोथेलस होते हैं, युग्मोद्भिद के प्रोथेलस कैसे होते हैं? हरा एवं स्वयं पोषित होता है। हरा है इसका मतलब इसके अंदर पर्णहरित है और अपना ये भोजन स्वयं बना रहा है, तो ये स्वयं पोषित भी होता है। टेरिडोफाइटा में जन्नांग प्रोथेलस पर मिलते हैं, है ना? जन्नांग पुंधानी और स्त्रीधानी तो कहां पर मिलेंगे? ये प्रोथेलस पर मिलते हैं। पुंधानी यानी नर जन्नांग प्रोथेलस के ऊतकों में धसी रहती है। पुंधानी है वो पूरी की पूरी क्या होगी? ऊतकों में, प्रोथेलस के ऊतकों में धसी हुई रहेगी। और इनके प्रत्येक पुंधानी में 2 या 2 से अधिक क्या होते हैं? शुक्राणु होते हैं। इसी प्रकार स्त्रीधानी का जो आधार लग्न वाला भाग, आधार लग्न है यानी जो नीचे का भाग है वो तो कहां दशा रहेगा? वो तो दशा रहेगा प्रोथेलस में। परंतु इसका जो ग्रीवा भाग है, ऊपर का भाग है, परंतु इसका जो ग्रीवा भाग है वो क्या होगा? वो बाहर निकला हुआ रहेगा। इसके अलावा इसमें स्त्रीधानी में क्या अंडकोशिका होगी। अंडकोशिका में क्या बनेंगे? अंडाणु का निर्माण होगा। जब अंडाणु और शुक्राणु यानी नर युग्मक और मादा युग्मक क्या होगा? इनका संलयन को क्या कहते हैं? निषेचन। संलयन होगा यानी निषेचन हो गया तो क्या बनेगा? इससे जाइगोट क्या बोलते हैं? युग्मनज। अब जो नर युग्मक होता है ये अगुणित होता है। मादा युग्मक में क्या होता है? अगुणित होता है। लेकिन जो जाइगोट या युग्मनज बनेगा वो अगुणित नहीं होकर क्या होगा? द्विगुणित होता है। और ये जो टेरिडोफाइटा है आज से 350 मिलियन वर्ष से पूर्व से ही क्या होता है? टेरिडोफाइटा ये पाया जा रहा है। अब आगे देखिए कि जो टेरिडोफाइटा है
टेरिडोफाइटा को 4 सब डिवीजन में विभक्त किया गया है या उपभागों में विभक्त किया गया है। 4 उपभाग है ना, कितने उपभाग, 4 उपभागों में टेरिडोफाइटा को विभक्त किया गया है सब डिवीजन के अंदर। पहला डिवीजन है साइलोप्सिडा। साइलोप्सिडा पहला डिवीजन कौन सा है? साइलोप्सिडा। तो इसमें देखो इस वर्ग, इस भाग में या इस डिवीजन में जड़ तथा तना, जड़ तथा तना क्या होता है? अनुपस्थित है। जड़ तथा अनुपस्थित, तना क्या होता है? अनुपस्थित होता है। ठीक है। और इनमें जल का अवशोषण, इनमें जल का अवशोषण राइजोइड्स यानी मूलाभास, मूलाभास द्वारा होता है। अब हमने बात की थी जहां पर जड़ और तना नहीं पाए जाएंगे तो वहां पर क्या होगा? कुछ ऐसी संरचना होगी जो उनका जैसा कार्य कर सकती है, उनके जैसे प्रतीत होती है, तो हम उसे क्या कहते हैं? मूलाभास कहते हैं। यहाँ पर जड़ और तना अनुपस्थित होता है तो उनके स्थान पर एक इस प्रकार की तंतुओं से निकली हुई संरचना निकली हुई होती है जो मूलाभास, इसका देखो नाम ही मूलाभास है। मूलाभास का आभास का मतलब है प्रतीत होना। मूल यानी जड़, जड़ नहीं है, मूल नहीं है, लेकिन मूल होने का आभास दिलाती है। मूल होने का आभास दिलाती है, इसका नाम ही क्या है? मूलाभास। तो इसमें जड़ और तना अनुपस्थित है और इसलिए जल का जो अवशोषण होता है वो किसके द्वारा होता है? मूलाभास द्वारा होता है। ये आद्य टेरिडोफाइटा है। आद्य है ना, बड़े प्राचीन टेरिडोफाइटा है। ये सब बीजाणु प्रकार के, ये सब बीजाणु प्रकार के क्या हैं? टेरिडोफाइटा। सम बीजाणु प्रकार के टेरिडोफाइटा हैं। ठीक है। और इसके अलावा मुख्य विशेषता, ये अधिकांशतः जीवाश्म है। यानी अब ये जो पाए जाते हैं वो जीवाश्मों के रूप में ही पाए जाते हैं और प्रकृति में अब नहीं पाए जाते हैं, है ना, जीवाश्म है दिखता है। उदाहरण इसका देखें तो राइनिया, क्या है इसका उदाहरण? राइनिया। राइनिया जो साइलोप्सिडा है उसका क्या है? उदाहरण है। तो मेन चीज ये है कि अधिकांश क्या है? ये जीवाश्म है। क्यों? क्योंकि ये आद्य टेरिडोफाइटा है, बड़े प्राचीन समय में ये पाए जाते थे। जड़ तना अनुपस्थित होती है और इनमें जल का अवशोषण मूलाभास द्वारा होता है। ठीक है। आद्य टेरिडोफाइटा है ये, और ये सब बीजाणु प्रकार का, सब बीजाणु प्रकार के टेरिडोफाइटा है। इसके अलावा इनके पत्तियों पर या तनों पर, तनों या पत्तियों पर एक विशेष प्रकार की क्या होती है? संरचना पाई जाती है। और ये अधिकांश से क्या होते हैं? जीवाश्म होते हैं। और इसका उदाहरण क्या है? राइनिया। दूसरा है लाइकोप्सिडा। लाइकोप्सिडा, इसमें देखो इनकी विशेषताएं। तो लाइकोप्सिडा समबीजाणु या विषम बीजाणु हो सकते हैं, यानी इन्हें सम बीजाणु या विषम बीजाणु भी हम इन्हें कह सकते हैं। इन्हें लाइकोप्सिडा में इन्हें क्लब मॉस भी कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? क्लब मॉस भी कहते हैं। इनके बीजाणुविद में जड़, तना और पत्ती
क्या होते हैं, उपस्थित होती हैं। इसके अलावा इनकी जो पत्तियां होती हैं, लीव्स होती हैं, इनकी पत्तियां एक तो कैसी होती है, छोटी होंगी, छोटी होती हैं तथा सरल, ठीक है, छोटी होती हैं, सरल होती हैं और इन पर लेग्यूम उपस्थित होता है, इसको लेग्यूल भी बोलते हैं, उपस्थित होता है। यदि इसका उदाहरण देखें तो लाइकोपेडियम, इसका उदाहरण है लाइकोपेडियम, ठीक है। तो दूसरा डिवीजन हो गया लाइकोप्सिडा। लाइकोप्सिडा सब बीजाणु या विषम बीजाणु प्रकार का होता है, इन्हें क्लब मोस भी कहते हैं। इनके बीजाणु बीज में जड़, तना, पत्ती उपस्थित होती हैं, पत्तियां छोटी होती हैं और सरल प्रकार की होती हैं और इनमें लेग्यूल उपस्थित होता है और इसका उदाहरण क्या है, लाइकोपेडियम। अगला है स्फिनोप्सिडा। स्फिनोप्सिडा, इनमें देखो स्फिनोप्सिडा में इनमें पत्तियां चक्रों में व्यवस्थित होती हैं, चक्रों में व्यवस्थित होती हैं तथा ब्रायोफिलस प्रकार की होती हैं। अच्छा, इस वर्ग को, इस डिवीजन को, इस भाग को क्या कहते हैं, हॉर्स टेल। हॉर्स टेल, घोड़े की पूंछ, हॉर्स टेल भी कहते हैं। आगे है बीजाणुद्भिद में जड़, तना, पत्ती से बना होता है। जड़, तना, पत्ती से क्या होता है, बीजाणुद्भिद बना हुआ होता है। और इसके अलावा बीजाणुधानियां आपके बीजाणुधानी धर पर उपस्थित होते हैं या पाए जाते हैं। बीजाणुधानी धर पर क्या होते हैं, ये उपस्थित होते हैं बीजाणुधानियां। बीजाणुधानी धर पर बीजाणुधानियां मिलती हैं, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपके इक्विसीटम। तो ये आपके स्फिनोप्सिडा है, इनमें पत्तियां चक्रों में व्यवस्थित होती है और ब्रायोफिलस प्रकार की होती है। और इस भाग को क्या कहते हैं, हॉर्स टेल भी कहते हैं। बीजाणुद्भिद जड़, तना, पत्ती से बना हुआ होता है। बीजाणुधानी धरों पर क्या होती है, उपस्थित होती है और इसका उदाहरण है इक्विसीटम। तो देखो टेरोप्सिडा में बीजाणुद्भिद जड़, तना, पत्ती आदि से मिलकर बनता है। इससे जड़, तना, पत्ती आदि से मिलकर बनता है कौन, बीजाणुद्भिद। इसके अलावा जो बीजाणुधानियां है, बीजाणुधानी पुंज कहाँ, बीजाणुधानी पुंज में मिलती हैं। इनकी जो पत्तियां हैं छोटी व मेगाफिलस प्रकार की होती हैं और इन्हें क्या कहते हैं, फर्न भी कहा जाता है।
क्या कहते हैं, फर्न भी कहा जाता है। तो ये कुछ डिवीजन थे, टेरिडोफाइटा के 4 डिवीजन थे, चारों डिवीजन की अलग अलग इनकी विशेषताएं थी। तो ये चौथा डिवीजन है लास्ट, टेरोफिटा, इसमें बीजाणुद्विज है, वो जड़ तना पत्ती आदि से मिलकर बनता है। बीजाणुधानी पुंज में मिलती हैं, उनकी पत्तियां छोटी और मेगाफिलस प्रकार की होती हैं, और इन्हें हम क्या कहते हैं, फर्न भी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें आपके आगे जो टॉपिक आएगा वो है आपके आवृतबीजी पादपों के बारे में है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में उस पर चर्चा करेंगे। तब तक धन्यवाद।